Hello बच्चों, let's read the given question. The question says match the following column. So column 1 में A part given है inductance of coil, B part given है capacitance, C part given है impedance, D part reactance of a capacitor. Column 2 में P given है depends on resistivity, Q given है depends on shape, R given है depends on medium inserted, S given है depends on external voltage source. So option 1 given है A SQR, B SQR, C PQRS, D QRS. Option 2 given है A PQ, BRS, C QR, D PS. Option 3 given है A SR, B PQ, C QP, D RS. Option 4 given है A RS, B PQ, C PQ, D SR. So in order to understand this question, we need to understand about the basic concept of inductance, and to be precise we are talking about self inductance denoted with L. ठीक है, capacitance denoted with C, impedance denoted with Z, and reactance of a capacitor जिसको हम denote करते हैं कैपेसिटिव रिएक्टेंस भी हम इसे कह सकते हैं. डिनोटेड विद XC. ठीक है, सो इन चार फैक्टर्स के बारे में वी नीड टू अंडरस्टैंड. सो सबसे पहले हम अगर बात करें इंडक्टेंस की, तो लेट्स सपोज वी हैव अ कॉइल, बहुत सारी कॉइल्स ले लेते हैं हम, एंड इन दिस कॉइल लेट्स से करंट I इज फ्लोइंग. ठीक है, तो वी नो के जो फ्लक्स एसोसिएटेड होगा विद द कॉइल, दैट इज टोटल फ्लक्स, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट. जितना ज्यादा करंट होगा उतना ज्यादा फ्लक्स आएगा. क्यों? बिकॉज वी नो के करंट कैरिंग कॉइल हैज मैग्नेटिक फील्ड एसोसिएटेड विद इट, और मैग्नेटिक फील्ड जितना चेंज होगा उतना फ्लक्स चेंज होगा, राइट. सो जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड और उतना ज्यादा फ्लक्स. So total flux is proportional to I, and from here we have a constant of proportionality L into I. इसे हम कहते हैं coefficient of self inductance. Coefficient of self inductance. इसकी वैल्यू जब we solve, तो we have already solved it, so इसकी वैल्यू मिलती है mu naught I n square, mu naught I नहीं आएगा यहाँ पे, सॉरी, n square pi r square into L, if L is the length of this coil. ठीक है, एंड स्मॉल n क्या होता है यहाँ पे? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ. कितने टर्न्स है उतनी लेंथ में, उसको हम कहेंगे स्मॉल n. सो यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो L की वैल्यू R पे डिपेंड कर रही है, लेंथ पे डिपेंड कर रही है. दैट मीन्स ऑन द शेप एंड साइज ऑफ द इंडक्टर. शेप एंड साइज ऑफ द जो इंडक्टर बना है उसके शेप एंड साइज पे सेल्फ इंडक्टेंस की वैल्यू, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस डिपेंड कर रही है. ठीक है, तो फ्रॉम दिस डिस्कशन हम अगर ध्यान से देखें तो ऑप्शन क्यू तो हमें करेक्ट दिख रहा है ए के लिए. सो वी आर टॉकिंग अबाउट ए पार्ट, सो ए के लिए क्यू करेक्ट है. फर्दर वी नीड टू चेक, वी हैव आल्सो स्टडीड व्हेनेवर, यहाँ पे जो हमने कॉइल कंसिडर किया उसमें बीच में जो मीडियम है वो फिलहाल अभी क्या है, वैक्यूम है या फिर एयर मान सकते हैं हम. ठीक है, बट इफ वी इंसर्ट सम मटेरियल इनसाइड इट, तो उससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चेंजेस आएंगे, और उसके अंदर चेंजेस आए दैट मीन्स करंट के अंदर चेंज आ गया. करंट के अंदर चेंज आया दैट मीन्स के मैग्नेटिक फील्ड के अंदर भी वहां पे चेंज आया. सो अकॉर्डिंगली फ्लक्स वैल्यू विल आल्सो गेट ऑल्टर्ड. ठीक है, सो फ्रॉम दिस वी कैन से कि जो L की वैल्यू है वो भी क्या होगी, यहाँ से चेंज हो जाएगी. सिंस वी कैन आल्सो राइट कि बाय फैराडेज लॉ वी हैव स्टडीड phi कैन बी रिटन एज, phi क्या होता था हमारा, E बेसिकली इंड्यूस EMF होता था d phi by dt. ठीक है, अब d phi by dt, phi को हम लिखते थे b into a, क्लियर. या फिर यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं phi की जगह पे L into I, क्लियर है. L into I लिखेंगे अपॉन dt. यहाँ से L तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, तो di by dt यानी कि E अपॉन di by dt विल बी इक्वल्स टू L. तो यहाँ से भी हम देख सकते हैं कि करंट की वैल्यू का रेट अगर चेंज होगा तो अकॉर्डिंगली L की वैल्यू भी यहाँ से इफेक्ट होगी. ठीक, सो फ्रॉम हियर वी कैन से कि मटेरियल अगर हम इंसर्ट करेंगे तो अकॉर्डिंगली L की वैल्यू विल आल्सो गेट ऑल्टर्ड. सो यहाँ से हम देख सकते हैं कि इट विल बी मैचिंग विद R एज वेल. ऑल्सो दिस कैन बी अंडरस्टूड कि हमें पता है कि जब हम सोलेनॉइड के अंदर एक आयरन कोर इंसर्ट करते हैं तो L की वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है. वो क्यों होता है? बिकॉज जो आयरन कोर है वो आयरन कोर हाईली परमेबल, वी कैन से उसकी जो मैग्नेटिक परमेबिलिटी बहुत ज्यादा है.
ठीक है ना, और उसकी वजह से फ्लक्स एसोसिएटेड विल बी मोर। एंड यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो एल की वैल्यू इट इज डिपेंडेंट ऑन द परमेबिलिटी, ठीक है, एज वेल। सो वी कैन से कि एल विल ऑल्सो डिपेंड अपॉन द मीडियम इंसर्टेड। ऑलराइट, ठीक है, तो क्यू आर हो गया ए के लिए। अब अकॉर्डिंगली वी हैव टू चेक फॉर कैपेसिटेंस। सो कैपेसिटेंस के लिए हम देख लेते हैं, लेट्स सपोज दिस इज अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर वी आर टेकिंग। अगर यहाँ पे कुछ मीडियम नहीं है दोनों प्लेट के बीच में, इफ इट इज एयर, सो कैपेसिटेंस वैल्यू हम लिखते हैं ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी, ठीक है। एंड इफ वी इंसर्ट सम डाइलेक्ट्रिक मटेरियल, डाइलेक्ट्रिक मटेरियल जब हम इंसर्ट करते हैं तो सी डैश जो नया कैपेसिटेंस आता है वो बन जाता है सी टाइम्स ऑफ के। एंड इफ वी सपोज के के इज अ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, सो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि सी की वैल्यू चेंज हो गई, यानी कि सी की वैल्यू बढ़ गई है। सो स्ट्रेट अवे वी कैन सी फ्रॉम हियर कि इट इज डिपेंडिंग ऑन द मटेरियल बीन इंसर्टेड या फिर मीडियम इंसर्टेड। एंड ऑल्सो वी कैन से डिपेंड्स अपॉन द शेप। शेप पे क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे देख सकते हैं एरिया है और डी इज द सेपरेशन। डी क्या है? हमारा सेपरेशन बिटवीन द प्लेट। ए इज द एरिया ऑफ द प्लेट, ठीक है ना। तो ये शेप पे भी डिपेंड कर रहा है, मीडियम पे भी डिपेंड कर रहा है। सो बी के लिए भी हमारा जो ऑप्शन होगा वो क्यू इंटू आर होगा, क्यू और आर होगा। अब अकॉर्डिंगली वी नीड टू चेक फर्दर ऑप्शंस। फॉर सी वी नीड टू चेक, सी क्या है हमारा? इम्पिडेंस। सो इम्पिडेंस की जब हम बात करते हैं, डिनोट करते हैं जेड से। सो बेसिकली इम्पिडेंस होता क्या है? ये जो टर्म है वी यूज व्हेन वी हैव स्टडीड आरएलसी सर्किट connected to an AC source, right? RCL। जब इस तरीके की सर्किट वी हैव स्टडीड तो हमने Z पढ़ा था। Z को हम कहते हैं इम्पिडेंस, और अगर हम सिंपल भाषा में कहें तो इट इज द टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय दिस कंपोनेंट R, L and C, ठीक है। एंड इसका एक्सप्रेशन आता था हमारे पास Z इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस ऑफ XC का स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें तो R तो रेजिस्टेंस है, XL क्या है? XL हमको हम कहते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस या फिर वी कैन से इट इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द इंडक्टर, ठीक है ना। तो इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड इसका जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं वो लिखते हैं ओमेगा इंटू एल, ठीक। सिमिलरली XC, जैसे हमने बात की, XC को हम कहते हैं इंडक्टिव सॉरी कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसका जो एक्सप्रेशन हम लिखते हैं वो लिखते हैं 1 अपॉन ओमेगा इंटू सी, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम ध्यान से देखें सो Z डिपेंड कर रहा है ओमेगा एल पे और ओमेगा सी पे और आर पे, यानी कि अगर हम देखें ध्यान से, और आर इटसेल्फ डिपेंड्स अपॉन रेसिस्टिविटी, राइट। सो पी पे भी डिपेंड करेगा इम्पिडेंस। शेप पे डिपेंड क्यों करेगा? क्योंकि हमने देखा अभी इंडक्टर जो है इंडक्टेंस शेप पे डिपेंड कर रहा है, कैपेसिटर भी शेप पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। एंड मीडियम पे भी डिपेंड हो रहा है। तो पी क्यू आर तो स्ट्रेट अवे वी कैन से विल बी द आंसर, क्योंकि हम देख सकते हैं यहाँ पे एल है, इंडक्टर भी है, यहाँ पे कैपेसिटर भी है। इंडक्टर कैपेसिटर इटसेल्फ आर डिपेंडेंट ऑन शेप एंड द मीडियम इंसर्टेड, राइट। सो अल्टीमेटली जेड भी डिपेंड करेगा उस चीज पे, ठीक है। एंड ऑल्सो वी कैन सी डिपेंड ऑन द एक्सटर्नल वोल्टेज ऑफ द सोर्स। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं फॉर द लास्ट ऑप्शन जो हमसे पूछा गया था, दैट इज डिपेंड ऑन एक्सटर्नल वोल्टेज सोर्स। तो क्योंकि यहाँ पे वोल्टेज सोर्स जो है वो ऑल्टरनेटिंग है, सो ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे भी, ठीक है ना। तो ऑल्टरनेट वी कैन से कि V इज डिपेंडेंट ऑन द फ्रीक्वेंसी, सो एंड Z इज ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन ओमेगा। यहाँ पे हम देख सकते हैं एक्सप्रेशन में ओमेगा के टर्म्स भी आ रहे हैं। सो वी कैन से कि अल्टीमेटली Z विल ऑल्सो डिपेंड ऑन द external voltage source. So from here we can say directly PQRS will be the match for it, ठीक है। Finally we will check for the D part of the option, reactance of a capacitor. So reactance की जब हम बात कर रहे हैं, reactance of a capacitor, that is they are talking about XC, और XC को हमने देखा अभी, XC को हम क्या लिख सकते हैं 1 upon omega C. So C is we can say, यहाँ पे अगर हम ऑप्शन देखें सो सी अगेन डिपेंड कर रहा है शेप पे, मीडियम इंसर्टेड पे और एक्सटर्नल वोल्टेज पे, क्योंकि ओमेगा भी आ गया है यहाँ पे, ठीक है ना। तो क्यू आर एस चारों ही ऑप्शन, तीनों ही ऑप्शन यहाँ पे मैच कर रहे होंगे इससे, क्यू आर एस। सो फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस वी कैन से जो परफेक्ट मैच होगा ऑप्शन 1 होगा फॉर दिस क्वेश्चन। आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन। ऑल द बेस्ट।